एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इंसानों ने बहुत सी अजीब चीजें इन्वेंट की हैं। हमने घोड़ों में छोटे डब्बे बांध दिए और उन पर पहिए लगा दिए, फिर मेटल ट्यूब्स पर रेल बना दी और ओवर साइज बाइसिकल भी बना दी। पर फिर कहीं आया कार का नंबर। 1886 में जब मोटरसाइकिल पहली बार रोड पर उतरी तो उसके बाद से इसके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए लोगों ने कई यूनिक आइडियाज को दिया। फ्लाइंग कार से लेकर डबल वाइड लिमोजिन तक हम आपको दिखाने वाले हैं अब तक की बनी सबसे फनी और क्रेजी कार्स। क्रैम्प कार। जब 1950 में BMW ने पहली बार पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन नाम सुना तो उन्होंने इसे बड़ा लिटरली ले लिया होगा। ये हमें एसेटा को देखकर मालूम पड़ता है। ये सिर्फ 7.4 बाय 4.5 फीट की थी और दुनिया में सबसे छोटी कार्स में से एक थी। आप भरोसा नहीं करेंगे कि एसेटा शुरुआत में एसो नाम की कंपनी ने बनाई थी, जो कि स्कूटर और फ्रिज बनाया करती थी। और इसे देखकर ये बात पता चलती है क्योंकि ये दोनों के ही मिक्सचर जैसी है। BMW ने उनसे तुरंत इसका डिजाइन और लाइसेंस खरीद लिया क्योंकि उस टाइम जर्मन रेगुलेशंस के हिसाब से आप छोटी कार्स को मोटरसाइकिल ड्राइवर लाइसेंस से भी चला सकते थे। इस हिटा को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने के लिए इसमें ट्रंक नहीं बनाया गया और इसमें सिर्फ एक ही दरवाजा बनाया गया और इसी में स्टीयरिंग व्हील अटैच्ड है। इस हिटा में सिर्फ 5 गैलन गैस ही भरी जा सकती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये फिर भी बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल थी और 1 गैलन में 78 मील तक का फ्यूल कंजम्पशन करने वाली ये पहली कार थी। जैसा कि आप गैस कर सकते हैं, ये बहुत ही पावरफुल नहीं थी और इसकी टॉप स्पीड थी 53 मील प्रति घंटे की और सिर्फ 12 हॉर्स पावर, जो कि आज के लॉन मूवर से भी कम थी। लेकिन फिर भी लोगों को ये एसेटा बहुत ही पसंद आती थी और रिलीज के बाद ये सिंगल सिलेंडर वाली सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी। इसकी कीमत $1048 या फिर आज का $10,366 था। छोटे इंजन 60s में ही आउट ऑफ फैशन हो गए थे, लेकिन स्विस कंपनी माइक्रो मोबिलिटी इसे अपनी छोटी इलेक्ट्रिक 2 सीटर कार माइक्रो लिनो में रिबूट कर रहे हैं, जो कि जल्द ही मार्केट में आ जाएगी। लगता है पुराना हो जाना ही नया स्टाइल है भाई। मोड ट्यूब। आखिर ट्रैवलिंग का फ्यूचर क्या है? हाई स्पीड इंटरनेशनल रेल या फिर फ्लाइंग कार्स या कमर्शियल स्पेस ट्रैवल? मगर टोयोटा के हिसाब से फ्यूचर है ये लिटिल पार्ट्स, जो कि जब आप भूखे होंगे तब कलर बदलेंगे, जो कि आप अभी देख भी रहे हैं। वो किसी ट्रोन का अनयूज्ड व्हीकल या एसेटा का साइंस फिक्शन रीडिजाइन नहीं है, बल्कि टोयोटा का फ्यूचर विजन है, द FV2i। इसका नाम सुनकर मुझे लगा था कि ये कोई कूल फ्यूचर वेरिएंट होगा, पर ये तो एक फन व्हीकल है। क्यूट है यार। ये पॉड एक पैसेंजर को कैरी कर सकते हैं और बस अपनी बॉडी वेट शिफ्ट करके इसको ड्राइव किया जा सकता है। तो मतलब ये कार कहीं से ज्यादा सेगवे की तरह है, पर ये सेगवे कई सुपर स्ट्रेंज फीचर्स के साथ आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि FV2 ड्राइवर के मूड के हिसाब से कलर बदल सकता है और अगर आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जो कि फ्यूचर में यूजफुल हो सके तो जान लीजिए कि इससे खड़े होकर भी चलाया जा सकता है। जितना मैं जानता हूँ टोयोटा ने कभी भी अपना ये स्ट्रेंज डिसीजन ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। शायद ऐसा फीचर इसलिए दिया गया होगा जिससे आप अपने पैर फैला सकें या फिर जरा हवा ले सकें, है ना। डेफिनेटली ये खिड़की खोलने से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। इस पोर्ट को सबसे पहले 2013 में दिखाया गया था, लेकिन जहां तक हम जानते हैं इसे मार्केट में कमर्शियली लॉन्च करने का अभी तो कोई भी प्लान नहीं है और अगर कल को ये मार्केट में आ जाए तो इसकी कीमत लगभग $45,000 होगी। बाकी किसी चीज का तो पता नहीं, पर ये मोड ट्यूब रोड पर चलते लोगों को अपना मोड दिखाने के लिए अच्छे हैं या फिर आप खुद खड़े होकर भी उन्हें ये बता सकते हैं भाई। नीड फॉर स्पीड। 1998 में ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर TVR ने एक सपना देखा था। वो लेमेंस को जीतना चाहते थे, जो कि एक प्रेस्टिजियस 24 आवर कार रेस है और ये इसी नाम के फ्रेंच टाउन में होती है। ऐसा करने के लिए उन्होंने सरबेरा स्पीड 12 बनाई। ये कार के रूप में एक डीमन है। इसमें 7.7 लीटर का V12 इंजन लगा हुआ है, जो कि फ्रैंकेस्टीनिंग के पिछले 2 सरबेरा इंजन को मिलाकर बनाया गया है। इंजन के पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस कार का वजन रखा गया 2200 पाउंड। ये बात और करने वाली है कि NASCAR की सभी कार्स का वजन कम से कम 3300 पाउंड हुआ करता था। इसमें इंप्रेसिव 675 ब्रेक हॉर्स पावर था और कार 60 मील प्रति घंटे का सफर 3 सेकंड में पूरा कर लेती थी। पर दुख की बात यह है कि लेमेंस कभी भी 12 स्पीड को अलाउ ही नहीं किया गया और कुछ लास्ट मिनट रूल चेंजेस की वजह से ये कार कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाई। तो TVR ने लॉजिकल डिसीजन लिया और इसकी 12 स्पीड को कमर्शियली अवेलेबल करवा दिया। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली उन्हें इसे रोड सेफ बनाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन जरूर करने पड़े। मजाक कर रहा था यार, उन्होंने तो बल्कि इसे और फास्टर बना दिया था। इसको मॉडिफाई करके स्पीड 12 में 800 से 960 हॉर्स पावर दे दिया गया और टेस्ट एनवायरमेंट में इसकी स्पीड मैक्लोरिन F1 से भी तेज थी, जो कि उस टाइम दुनिया की सबसे तेज कार थी। F1 की स्पीड थी 231 मील प्रति घंटे और इसे जरा कंपेयर करके देखें तो US में 1998 में बेस्ट सेलिंग कार थी टोयोटा कैमरी और उसकी टॉप स्पीड थी 124 मील प्रति घंटे। तो फिर ये डेथ कार पब्लिक को अवेलेबल क्यों नहीं कराई गई? एक दिन TVR के हेड पीटर व्हीलर खुद इसके सैर पर निकले और पता है जब वो वापस आए तो उनके दिमाग में क्या था? यही कि ये चीज हम लोगों को नहीं चलाने दे सकते हैं।
ये बहुत ही डेंजरस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक कार कंपनी के सीईओ ने वाकई अपने प्रॉफिट से ज्यादा आम जनता के बारे में सोचा। एलन मस्क, टेक सम नोट्स। वाटर व्हील्स। सोचिए आपका दिन काम में बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा हो और जब आप घर वापस आ रहे हो तो ब्रिज पर आपको मिले ट्रैफिक, वो भी ऐसा जैसा आपने कभी ना देखा हो। वेल, क्यों ना अपनी कार को बोर्ड में बदल दिया जाए और पानी में सैर की जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन ये बात कॉन्डेट ग्रुप को बताइए, जिन्होंने 1961 में वाटर फेरिंग एम्फी कार बना दी। सामने से देखने पर कुछ समझ नहीं आता है, पर अगर आप एम्फी कार को पीछे से देखें तो आपको कार के एग्जॉस्ट पाइप से ही जोड़े हुए प्रोपेलर्स दिखाई देंगे, जिसकी वजह से ये आराम से पानी में तैर सकती है। एम्फी कार ने अपना टास्क तो अच्छे से किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक तो इसका प्राइस आज भी $28,660 जितना था, और ऊपर से आपको इसका इंश्योरेंस भी 2 बार करवाना पड़ता है। एक बार कार का और दूसरी बार बोट का। आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती क्योंकि एम्फी कार बहुत डेलिकेट थी। अगर आप लीवर को दबाकर इसके दरवाजे एयर टाइट बंद करना भूल जाएं तो इसमें पानी भर जाता था और हर फ्लोट के बाद इसकी सर्विसिंग कराने की जरूरत पड़ती थी। ऊपर से आपको दूसरे कार और बोट ओनर्स की भी हंसी सहनी पड़ती थी क्योंकि एम्फी कार बहुत ही स्लो थी। इसकी टॉप स्पीड जमीन पर सिर्फ 70 मील प्रति घंटे और पानी में 7 नॉट थी यार। अगर नॉर्मली देखें तो ये चलने की स्पीड से बस 3 गुना ही ज्यादा तेज थी। शायद इसी वजह से एम्फी कार को जमीन पर सबसे तेज नाव और पानी में सबसे तेज कार कहा जाता रहा होगा। इसे 1967 में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमने अब तक वाटर व्हील्स में बहुत तरक्की कर ली है। मुझे डोबेटन सरफेस ऑर्बिटर पेश करने की इजाजत दीजिए भाई। ये रॉकेट जैसा दिखने वाला व्हीकल रिक डोबेटन ने 4 साल में अपनी सारी लाइफ सेविंग्स को और एक पुराने मिल्क टैंकर को यूज करके बनाया था। ऑर्बिटर में 250 हॉर्स पावर का इंजन, एक ओशियन नेविगेशन सिस्टम, पानी और समंदर के लिए अलग अलग स्टीयरिंग व्हील थे। रिक ने ऑर्बिटर को इसलिए बनाया जिससे कि वो और उनकी वाइफ करेन दुनिया भर में रोमांटिक जर्नी पर जा सकें, लेकिन रिक की शादी के लिए बीच समंदर में होना कुछ भी ठीक नहीं हुआ। दोनों ने ही 1993 में अपने अपने रास्ते अलग कर लिए क्योंकि करेन को हमेशा सी सिकनेस हो जाती थी और वो दोनों इसी बात पर हमेशा लड़ते थे, और इसलिए घर लौटने के कुछ ही समय बाद डोबेटन का डाइवोर्स हो गया। और जब रिक की वाइफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतना सब होने के बाद भी वो फिर से ऑर्बिटर में सफर करना चाहेंगे, हाँ, मगर रिक के साथ नहीं। AVTR 2 द फ्यूचर। वो बात बहुत पहले की नहीं है जब जेम्स कैमरन के अवतार हर जगह थी। ये हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी और इसके कई वीडियो गेम अपडेशंस भी बनाए गए थे और इसका $400 मिलियन की थीम का पार्क भी था। लेकिन इस फिल्म की सबसे अजीब लेगेसी की बात करें तो वो जरूर AVTR ही होगी, जो कि आज तक की बनी सबसे कूल कॉन्सेप्ट कार्स में से एक है। मर्सिडीज बेंज की AVTR के पहिए साइड से भी ग्लो करते हैं। ये बिल्कुल इंडिकेटर का काम करते हैं। ये अजीब पहिए सिर्फ शो के लिए नहीं लगाए गए, बल्कि AVTR ठीक किसी क्रैब की तरह साइड में भी चल सकती है। ओह माय गॉड, सोचिए आपको कभी पैरेलल पार्किंग ही ना करनी पड़े। अब आता है नंबर इस अवतार थीम्ड कार के सबसे स्पेशल फीचर का, जो कि है इसकी स्किन। ये कार के पीछे लगे हुए छोटे पैनल्स एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में टिल्ट एंड टर्न होते हैं और ठीक किसी हेयर फॉलिकल की तरह दिखते हैं। इनका यूज कार के एरोडायनेमिक्स ऑल्टर करने और ब्रेकिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। लेकिन AVTR का सबसे चौंकाने वाला फीचर यह है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील है ही नहीं। ये एक कार माउस से कंट्रोल होती है, जो कि एक अजीब तरह का पैड होता है जिसमें आप अपना हाथ रखते हैं और व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। वाओ, मतलब अब मुझे जब मैं काम पर जा रहा हूँ तब भी रिस्ट क्रैम्प की टेंशन लेनी पड़ेगी। AVTR की टॉप स्पीड 230 मील प्रति घंटा है और इसका इंजन 469 हॉर्स पावर का है। तो माना कि ये साइंस फिक्शन से इंस्पायर्ड है, पर इसमें प्रैक्टिकलिटी का भी एलिमेंट है। इस कार की कोई रिलीज डेट नहीं रखी गई है, लेकिन इसकी कीमत लगभग $39,000 होगी। क्या पता हम इसे पहली बार अवतार सीक्वल में ही देखें। आई मीन कम ऑन, अब 10 साल हो चुके हैं जेम्स। द सूट कार। ये भरोसा करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन लोगों ने अपने सूटकेस में पहिए लगाना 1961 में ही चालू किया। इसका मतलब कि इंसान ने जितना समय स्पेस में जाने में लिया उतना ही समय एक रोली बैग बनाने में भी लिया। और ज्यादा क्रेजी चीज तो यह है कि इसके 30 साल बाद माजदा में किसी फ्रूट केक ने रोली बैग में मोटर और स्टीयरिंग व्हील लगाने का सोच लिया है। ये है माजदा सूटकेस कार और ये 1991 माजदा के फैंसी आर्ट कंपटीशन की विनर थी। इस इवेंट का गोल ये देखना था कि एम्प्लॉयज कितना यूनिक और इनोवेटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि सूटकेस कार वाकई बहुत ही यूनिक है। ये व्हील सेंसोनाइट सूटकेस से बनाया गया था, जिसे कुछ ही मिनट में फोल्ड और अनफोल्ड करके एक ड्राइवेबल कार में बदला जा सकता था। और इसके छोटे साइज के बावजूद इसकी स्पीड 18 मील प्रति घंटे तक जा सकती थी और इसका फुल टैंक फ्यूल 2 घंटे तक चल सकता था। अगर आपको अजीब ना लगे तो ये सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए एक डिसेंट मोड ऑफ ट्रैवलिंग हो सकती है। माजदा ने सिर्फ कुछ ही मॉडल्स बनाए और फिर अनप्रॉफिटेबल होने की वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी और आज तक इसका बस एक ही मॉडल है। ये इन्वेंटर्स के लिए सैड न्यूज हो सकती है।
जो कि एयरपोर्ट नेविगेशन आसान बनाना चाहते थे। मुझे आपका तो नहीं पता, पर मेरे लिए कैब बुलाने ज्यादा आसान है बजाय एक छोटी कार को एयरपोर्ट ट्रैफिक में 18 मील प्रति घंटे पर चलाना। पेव्ड ऑफ। अभी तक हमने बहुत कूल कार डिजाइन देखी हैं, लेकिन उन सभी में उतना मजा नहीं आया। अब दिखाते हैं आपको और ज्यादा होलसम विजन ऑफ फ्यूचर। पीवो 2, ये अडोरेबल फुली इलेक्ट्रिक कार निसान ने 2007 में डिजाइन की थी और ये फ्यूचर का एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाती है। ये ओरिजिनल 2005 पीवो की ही अपडेट है और ये दिखावे से ज्यादा आराम में भरोसा रखती है। पीवो 2 के व्हील्स में सबकी अपनी अलग मोटर है और सभी छोटे पॉट्स में मैन बॉडी से डिटैच्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रोटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसकी बॉडी भी 360 डिग्री घूम सकती है, मतलब कि ये किसी भी पॉइंट से एंटर या एग्जिट कर सकती है। लेकिन पीवो 2 का सबसे इम्प्रेसिव फीचर इसका टॉकिंग रोबोट हेड है। ये आपके अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा और आपको डायरेक्शंस और इन्फॉर्मेशंस बताएगा, और तो और ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, ये ड्राइवर का मूड भी पहचानने की कोशिश करेगा और अगर ड्राइवर सैड हुआ तो उसको खुश करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। 2011 में निसान ने पीवो 3 लॉन्च की, पर ये एकदम बकवास थी। इसमें पीवो 2 जैसी हैंडलिंग नहीं थी, ऊपर से इसमें रोबोट हेड भी गायब था। इन दोनों को आखिर हुआ क्या? ये बात अनॉय करने वाली है, मगर निसान की तरफ से पीवो के लिए यही बात हमने आखिरी बार सुनी। मैं जानता हूँ कि AVTR और FV2 कूल थी, लेकिन मैं तो फ्यूचर में इस क्यूट सिंगिंग रोबोट कार में बैठना पसंद करूंगा। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। द लीमो मास्टर। जे ओहरबर्ग एक मैजिकल मैकेनिक हैं। उन्होंने ही फिलिस्टों की कार नाइट राइडर की KITT 1989 की बैट मोबाइल और फ्यूचर क्लासिक डेलोरन जैसी मूवी व्हीकल्स बनाए थे। ऐसे इंप्रेसिव रिकॉर्ड के बाद ये भरोसा करना जरा मुश्किल है कि इनके सबसे जबरदस्त क्रिएशन तो ऑफ स्क्रीन ही रह गए भाई। ओहरबर्ग ने अपनी खाली समय ऐसी क्रेजी लीमो बनाने में लगा दिया जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो लीमो को देख लीजिए। इसमें 2 कैडिलैक FWD इंजन लगे हुए हैं और ये 30 फीट लंबी है, जो कि एक नॉर्मल लीमो से भी ज्यादा 2.5 गुना बड़ी है। इसका मतलब इसका साइज नॉर्मल लीमो से 15 फीट ज्यादा है भाई, जिसमें एक किंग साइज बेड भी बीच में रखा जा सकता है। लेकिन इनके इतने अच्छे कलेक्शन में सबसे अच्छी कार तो यही होगी, द अमेरिकन ड्रीम। इसकी कीमत है लगभग $4 मिलियन और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी कार है। ये 100 फीट लंबी है। अमेरिकन ड्रीम में 26 व्हील्स हैं, एक किंग साइज वाटर बेड, एक हेलीपैड और एक स्विमिंग पूल भी है। अब क्योंकि ये अमेरिकन ड्रीम इतनी लंबी है, इसी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है और कॉर्नर से इसका रिश्ता कुछ अच्छा नहीं है। इसके बीच में एक हिंज है जो कि टर्न्स नेविगेट करने में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा करने के लिए भी 2 अलग कंपार्टमेंट्स में 2 अलग अलग ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। इसके टर्न्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगते हैं और अगर ये टर्न ले भी ले तो वो ज्यादा खराब नहीं, कम से कम ठीक ठाक फोटोशॉप की तरह तो लगते ही हैं। पुट इट इन। बड़ी एज की ऑडियंस के लिए एक सवाल है, आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या कर रहे थे? पार्टी, या फिर स्टूपिड प्रैंक्स, या फिर कोई पढ़ाकू क्लब ज्वाइन किया था, या फिर ये सब करने के लिए बस हिम्मत जुटा रहे थे? भाई मेरी जवानी तो बर्बादी थी, उसे तो साइड में ही हटा दीजिए, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप भी किसी मल्टी मिलियनियर कंपनी के लिए फ्यूचरिस्टिक कार डिजाइन नहीं कर रहे थे। लेकिन ठीक यही फॉर्जहैम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कर रहे थे। जर्मन कार मैन्युफैक्चरर ओपेल के साथ पार्टनर बनकर इन्होंने विजन ऑफ फ्यूचर बना डाला। मिलिए ओपेल एज से। AVTR और FV2 से ठीक उल्टी ओपेल एज को लॉन्ग डिस्टेंस ऑटोनोमस ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है और इसीलिए इसमें किसी भी और चीज से ऊपर कंफर्ट को रखा गया है, क्योंकि कार पूरी तरह से ऑटोनोमस है, इसीलिए इसमें स्टीयरिंग व्हील की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब कि ज्यादा लेग रूम, और पीछे वाली सीट्स भी पीछे की तरफ मुंह किए हुए हैं, मतलब कि उनके लिए भी बहुत जगह है। आगे और पीछे की सीट के बीच की जगह को स्टोरेज के तौर पर यूज किया जाता है। दूसरी कार्स की तरह इसमें ड्राइवर और बाकी सीट्स के बीच के गैप को खाली नहीं छोड़ा गया है। कार के आगे और पीछे का हिस्सा पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इसकी वजह से आप नेचर का मजा पूरे तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ओपेल एज अभी भी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है और ये जानकर मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था भाई, क्योंकि मैं अब नॉर्मल कार से थक चुका हूँ और बहुत ही कंजेस्टेड फील करता हूँ भाई। क्या आप मेरी आवाज सुनकर अंदाजा नहीं लगा पाए? मेरी हाइट 6.7 है। हाफ पिन 20 कब। ये एक बाइक है या ये कार? नहीं, ये Peugeot 20 कब है। इस ऑटोमोबाइल को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कार के पीछे का हिस्सा बनाना चालू किया और फिर अचानक से जब छोड़ दिया। लेकिन इस अजीब व्हीकल का एक नाम भी है, Peugeot 20 कब। टेक्निकली टैडपोल सेटअप की तरह ही है, मतलब कि इसका आगे का हिस्सा ठीक आपके नॉर्मल कार के जैसा, लेकिन ड्राइवर सीट के पीछे आधे हिस्से में एक व्हील है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए? ये है एक कार बाइक। हाँ, 20 कब को 2005 मिनी कूपर की नई मोटर को
टेस्ट और शो ऑफ करने के लिए बनाया गया। इसका छोटा साइज होने के बाद भी इसका इंजन बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि ये BMW और PSA के बीच का एक कोलैबोरेशन था। ये 4 सिलेंडर इंजन 170 ब्रेक हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकता है, जो कि बाकी कमर्शियल व्हीकल से कहीं ज्यादा है, जिनकी पावर सिर्फ 120 ब्रेक हॉर्स पावर होती है। BS कप की स्पीड को कभी ऑफिशियली रिकॉर्ड तो नहीं किया गया, पर 2005 मिनी कूपर 143 मील प्रति घंटे तक की स्पीड अचीव कर सकती थी। BS कप की स्पीड 0 से 60 तक सिर्फ 5 सेकंड में पहुंच सकती है, जो कि कूपर से तेज है, क्योंकि कूपर को यह अचीव करने में 6.6 सेकंड लगते हैं। लेकिन जब तक पुजॉट का ऑफिशियल डेटा नहीं आता, तब तक हम बता नहीं सकते कि इसकी कीमत कितनी होगी। द ऑक्टो ऑटो, ये जानकर आपको बहुत ही हैरत होगी, पर कुछ लोग तब से स्ट्रेंज फ्यूचर कार्स डिजाइन कर रहे हैं जब से हम में ये कईयों ने कार्स देखी भी नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए M.O. रीव्स को देख लीजिए। ये 1911 में इन्होंने एकदम नई कार देखी और सोचा कि इसमें तो और पहिए लगाए जा सकते हैं। ये है ऑक्टो ऑटो, और इसका नाम कहाँ से आया, इसको गैस करने पर आपको कोई नाम नहीं मिलेगा। रीव्स के हिसाब से इसके 8 पहिए वाला आइडिया कहीं ना कहीं सेंसिबल था। 1910 में रोड में ज्यादा गड्ढे थे और कार के टायर मजबूत नहीं हुआ करते थे, इसी वजह से वो आज के पहियों की तरह ज्यादा नहीं चल पाती थी। तो ट्रेन कार से इंस्पायर्ड होकर रीव्स ने इसमें और पहिए जोड़ने का सोच लिया, क्योंकि ज्यादा पहिए मतलब ऑटोमोबाइल में बराबर का वेट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सिर्फ एक टायर का बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि सब पर बराबर वजन पड़ेगा। ये डिजाइन जबरदस्त थी और उस समय की दूसरी कार्स की अपेक्षा ये गड्ढों को बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रही थी। लेकिन ये ऑक्टो ऑटो बहुत महंगी थी और प्रॉफिट निकालने के लिए इसकी कीमत करीब $3200 या आज के $93,000 करनी पड़ती। और अच्छा ही हुआ कि ये नहीं चल पाई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आज के जमाने में ये कार होती तो आज कार्स का क्या हो रहा होता। रेडिकल एयर, किसी अजीब रीजन की वजह से जब से कार को, जो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाई गई हैं, इवेंट हुई हैं, तभी से लोग ये सोच रहे हैं कि क्या होता अगर ये उड़ पाती। इसी तरह का एक आदमी था स्टीफन क्लेन, जिसने इस सपने को सच बनाने के लिए अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए और फाइनली उन्हें मिला क्लीन विजन 2017। उन्होंने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस साइंस फिक्शन को रियल लाइफ में लाने के लिए बहुत मेहनत की। बर्डो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कई कठिन सवाल जवाब के बाद स्लोवाक की कंपनी एसके मॉडल ने इस प्रोजेक्ट के लिए कंपोजिट मटेरियल बनाया और चीन के शंघाई में इसकी बहुत सारी टेस्ट ड्राइव्स हुई। 4 साल और बहुत सारा पैसा लगाने के बाद क्लेन की एयर कार ने अपनी पहली उड़ान 2021 में भरी। व्हीकल्स के विंग्स फोल्डेबल हैं और इन्हें अलग भी किया जा सकता है, इसी वजह से ये फ्लाइट मोड से ड्राइविंग मोड पर तुरंत पहुंच सकती है। एयर कार के एरोडायनेमिक्स में इतनी जगह है कि एक ड्राइवर और एक पैसेंजर आराम से बैठ सकें और दोनों के पास इमरजेंसी के केस में अपना पैराशूट होगा। एयर कार की इंफॉर्मेशन बहुत सारे पेटेंट्स की मदद से प्रोटेक्ट की गई है, तो इसलिए इसकी स्पीड, फ्यूल कंजम्पशन के बारे में और कीमत के बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी अगर ये फीचर है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। इसमें बैठकर पुलिस चोर को पकड़ते वक्त कैसी लगेगी। हॉट व्हील्स, पुराने कार्टून्स में याद है कि कार कितनी तेज स्पीड में चलती थी, इतनी तेज कि उसके टायर में आग लग जाती थी। ये अगली कार भी ऑन फायर है और पास्ट के ब्लास्ट की वजह से ये अभी भी एकदम लाल है। 1958 में गोल्डन सहारा को अपना नाम मिला क्योंकि इसके व्हील्स ब्राइट फायरी ऑरेंज ग्लो करते थे। इसके क्रिएटर जिम स्ट्रीट स्कॉन्केस की माने तो ऐसा इसलिए किया गया जिससे ये रात में अलग दिखाई दे। गुडईयर में डेवलप्ड ये टायर नेओथिन से बने थे, जो कि एक तरीके का सिंथेटिक ट्रांसपेरेंट रबर होता है और इसमें इंटरनल लाइटिंग लगा दी गई थी। ये सहारा कूल तो है ही है, पर साथ ही ये प्रैक्टिकल तरीके से भी अपने टाइम से बहुत आगे की थी। अगर कार के सामने कोई एकदम से आ जाए तो कार के नीचे लगा सेंसर खुद ही ब्रेक लगा देगा और सहारा को कुछ हद तक रिमोट कंट्रोल से भी चलाया जा सकता है। इसके एग्जैक्ट फीचर्स का तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि गोल्डन सहारा में कैब्रे लिंकन V8 इंजन यूज किया गया है, जो कि 228 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। जैसा कि आप सोच ही सकते हैं, ये कूल और फ्यूचरिस्टिक कार सस्ती तो नहीं होगी। इस समय अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत होगी $75,000 से $6,35,000 के बीच। बाप रे, आज तक एक ही गोल्डन सहारा सामने आई है, वो भी साल 2018 में एक नीलामी में, और इसकी कीमत थी $3.5 लाख। साल 2019 में इसे वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। मेक इट वोम्बो, वॉक्सवैगन की क्यूट कॉम्पैक्ट बीटल ने सालों से लोगों को अट्रैक्ट कर रखा है, लेकिन ये मत गूगल कर लीजिएगा कि इसकी ओरिजिनल मॉडल किसने कमीशन किया था। रिचर्ड टपर और उनके बेटे ने इस छोटी कार को बस एक झलक देखा और उन्हें ये पसंद आ गई, लेकिन अगर ये थोड़ी बड़ी होती तो उन्हें ज्यादा पसंद आती। इसीलिए उन्होंने बनाई ह्यूजबर्ग, एक फुली फंक्शनल 1959 वॉक्सवैगन, जो कि ओरिजिनल वाली से 40 गुना ज्यादा बड़ी थी। वॉक्सवैगन इंजीनियरिंग के क्रिएशन की ऐसी नौकरी करना कोई आसान काम नहीं था। टपर और उनके बेटे को ओरिजिनल बीटल का एक पार्ट देखना पड़ा, फिर उसका साइज 40% बढ़ाने के लिए उसे एक 3D सॉफ्टवेयर में डालना पड़ा और ऊपर से कुछ पार्ट्स तो उन्हें खुद से ही बनाने पड़े, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और वो क्लेम करते हैं कि इस ह्यूजबर्ग को बनाने में उन्हें 3 साल और $15,000 लगे, पर इसकी कीमत अब $1.25 मिलियन तक पहुंच गई है।
840% रिटर्न रेट बुरा तो नहीं है, मेरा मतलब वैसे भी वो पुरानी VW बीटल का क्या ही करते। अब इसकी तरह उसको बॉल की तरह इस रोल करके एम्स्टर्डम की शॉपिंग मॉल में तो रख नहीं सकते थे। मैं इस बॉलर की जगह बिगर कोई पसंद करूंगा भाई। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सबसे बड़ी कार है तो आप गलत हैं। ऑन रिकॉर्ड ये सबसे बड़ी कार नहीं है। वो खिताब जाता है इस अनबिलीवेबल मॉन्स्टर को। इसको बिलियनियर शेख हमद बिन हमदान अल नहन ने कमीशन किया था। इन्हें प्यार से रेनबो शेख भी कहते हैं। ये 1950 की पावर वैगन एक ट्रक से 64 गुना ज्यादा बड़ी है। इसकी हाइट 20 फीट है और इसका वजन है 55 टन। इसका इंटीरियर ठीक किसी घर जैसा ही है। इसमें बेडरूम, बाथरूम सब कुछ है। और ये ट्रक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसे चलाया भी जा सकता है। लेकिन इसका इंजन सिर्फ 300 हॉर्स पावर का है, मतलब असल में ये पावर वैगन नहीं है। द बट मोबाइल। फाइनली हम पहुंच गए हैं आज तक की बनी सबसे अजीब, अगलियस्ट और सबसे फेंकू कार की तरफ। ये है रोच कोच। और अगर आप देखकर ना बता पाए तो मैं बता देता हूँ, इसका नाम अल्टरनेटिंग कैपिटल्स में स्पेल किया जाता है। पर इस एपिसोड में ये एंट्री थोड़ी अजीब है क्योंकि 1978 की रोच कोच सिर्फ एक शो कार ही थी। मतलब कि इसे चलाने के लिए बनाया ही नहीं गया था, इसे बस शो ऑफ के लिए बनाया गया था। जी हाँ, अगर आप मेरी बात माने तो सच में इसे एक डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज किया जाना था। इसे डिजाइन किया था एड न्यूटन ने और इसे बनाया था डैन ब्रुक्स और डैन वुड्स ने। ये कार सिर्फ भीड़ और कंपनी रोच इंक को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी और ये आइडिया काम भी आया क्योंकि ये आज भी हैं। और ये तीनों अपने क्रिएशन पर बड़ा गर्व करते हैं क्योंकि इनके मॉडल के साथ कई लोग फोटो खिंचवाते हैं। अब कुछ लोग कॉकपिट बल्ब देखेंगे और उन्हें ये आंखों जैसे दिखाई देंगे, पर मेरे लिए मुझे नहीं पता क्या है, पर क्यों है, मुझे ये कुछ और ही लग रहा है। Feels like I'm wearing nothing at all. और यही था आज का फाइनल व्हीकल। आपको इनमें से किस कार में बैठ करके सैर करने का मन करता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।